नमस्कार। वैली ऑफ वर्ड्स 2021 में हिंदी उपन्यास लेखन की कैटेगरी में मेरे उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए को जो पुरस्कार आपने दिया है, मैं उसको स्वीकार करते हुए अपना बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब किसी कृति को पुरस्कार मिलता है तो एक तरह से उसकी अस्मिता की, लेखक की अस्मिता की, उसके जीवन जगत को देखने की उसकी दृष्टि की, उसमें निहित कथा और उस कथा को कहने के अपने खास तरीके और पहचान को भी एक स्वीकृति मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक के रूप में मेरे जीवन के इस मुकाम पर यह मेरा 7वां उपन्यास है और मुझे इससे बहुत आश्वासन और आगे लिखने की बहुत ऊर्जा मिल रही है। तो इसलिए मेरे लेखन को दर्ज करने के लिए और उससे मिली इस ऊर्जा के लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। यह कुलभूषण जैन कौन है और वह अपना नाम कहाँ दर्ज कराना चाहता है? सबसे पहले यदि मैं आपको उसका परिचय दूं, तो उसका परिचय यही है कि वह 1.5 चप्पल पहनकर कलकत्ता शहर की सड़कों पर घूमता हुआ एक काला, लंबा, दुबला शख्स है, जो बात बेबात पर हंसता है, हमेशा खुश दिखता है। 1.5 चप्पल यानी कि आधी चप्पल टूटकर कहीं गिर गई है और फिर भी वह इतना खुश कैसे है? यदि आप इस बात पर विचार कर रहे हों, तो आपको यह बताना जरूरी है कि उसके पास तकरीबन 40 साल पहले बिछुड़ गए अपने मित्र श्यामा धोबी का दिया हुआ एक भूलने का बटन है। श्यामा ने उसको यह बटन देते हुए कहा था, देखो कुलभूषण, ऊपर वाले ने हमारे शरीर में एक भूलने का बटन लगाया है। इस बटन को दबाया और फिर बस तुम्हारे शरीर में ऐसे खुशी की लहरें उठने लगेंगी कि तुम चाहोगे तो भी दुखी नहीं रह पाओगे। लोग तुम्हारा अपमान कैसे करते हैं, किस तरह तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, इन सबका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। धोबी घाट पर जिस जोगी ने मुझे यह बटन दिया था, उसने कहा था कि तुम इस तरह खुश दिखोगे कि लोग अचरज करेंगे कि जब दुनिया के बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी तकदीर का रोना रो रहे हैं, तो यह श्यामा धोबी इतना खुश कैसे दिखता है। पर यह भूलने का बटन देने वाला श्यामा धोबी कहाँ छूट गया? 40 साल पहले वह क्यों बिछड़ गया? इस बात को कुरेदेंगे तो इतिहास का विस्फोट होगा और कथा, गल्प, आप बीती, कुलभूषण पिछली आधी सदी से उजड़ा हुआ है। देश, घर, नाम, जाति, गोत्र सब छूट गया उससे। फिर भी वह अर्ज करता है कि माँ बाप का दिया कुलभूषण जैन नाम दर्ज कीजिए। इस किरदार के पास, इसके आसपास के संसार में कोई दरवाजा, कोई ताला नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास कई तिजोरियों के रहस्य दफन हैं। 1 लाइन ऑफ कंट्रोल, 2 देश, 3 भाषाएं, 5 से अधिक दशक, कुलभूषण ने सबको देखा, जिया और समझा है। देश छूट गया कब? सलमान रुश्दी ने एक जगह कहा था, वी आर हैंडकफ्ड टू हिस्ट्री। सच पूछिए तो कुलभूषण इतिहास की हथकड़ियों से जकड़ा एक बंदा है, जो 50 साल बाद भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटना यानी पार्टीशन से उबर नहीं पाया है। कभी उसके दादा परदादा राजस्थान के एक रेतीले गांव से लोटा डोर लेकर हरे भरे ईस्ट बंगाल की गंगा के किनारे कुष्टिया नाम की जगह पर आ बसे थे। कुलभूषण ने जब आंखें खोली थीं, तब तक उसके बाप दादों का कुष्टिया में किराने का होलसेल का व्यापार अच्छी तरह जम चुका था। तब किसने सोचा था कि नहर किनारे सड़क बनाने का सरकारी टेंडर मिलने के कारण जिस बच्चे को भाग्यशाली मानकर उसका नाम कुलभूषण रखा गया, वह एक दिन बस कंडक्टर बनकर कलकत्ता से दक्षिणेश्वर जाने वाले बस रूट पर लोगों को 10-10 पैसे का टिकट दे रहा होगा। बड़े भाई के बंगले में, जहां कुलभूषण केयरटेकर की नौकरी करता है, बड़े भाई की बेटी पूछती है, चाचा, क्या आप सचमुच बस कंडक्टर का काम करते थे?
कुलभूषण कि उसको लेकर न जाने कितने किस्से चटखारे से परिवार में सुनाए जाते हैं। पर बड़े भैया ने ही तो उसका बस कंडक्टर का थैला जमीन पर फेंक कर पैरों से रौंद कर उसे यह कसम दिलाई थी कि वह कभी किसी को नहीं बताएगा कि परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाकर वह बस कंडक्टर की नौकरी कर रहा है। अब कुलभूषण के पास हंसकर कोई बात बनाकर बड़े भाई की बेटी को बुलावा देने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं। पार्टीशन पार्टीशन सिर्फ देश का ही नहीं हुआ, पार्टीशन परिवार का भी हुआ। कुलभूषण बड़े भाई को कहता है, आजादी के 1 साल पहले नोआखली के दंगे हुए तो तुम सब रातों रात रेल में बैठकर कलकत्ता चले आए। सिर्फ मैं ही माता पिता के पास कुष्टिया में रह गया। मुझे परिवार से क्या मिला? बाद में मैंने बंगालिन से शादी कर ली तो क्या मेरा सारा हक खत्म हो गया? परिवार से पार्टीशन में कुलभूषण के रूप रंग की भी एक बड़ी भूमिका है। बचपन से ही उसने जब अपने को शीशे में देखा था तभी बहुत मायूस हो गया था। पूरे परिवार से उलट उसका मटमैला सा रंग, कान तक फैली हुई नाक और कहीं पुचके कहीं फूले हुए नाक नक्श के कारण वह हमेशा परिवार के हाशिए पर रहा। यह जो परिवारों के अंदर का मार्जिनलाइजेशन है, इसको भारत उपमहाद्वीप में रहने वाला हर व्यक्ति बखूबी जानता है। बंगाल का पार्टीशन पंजाब के पार्टीशन से इस मामले में बिल्कुल अलग था कि बंगाल का पार्टीशन कोई एक बार में घटी हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह लगातार बरसों तक चलती हुई एक प्रक्रिया थी। ईस्ट बंगाल, जो अब पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, वहां से लोग जैसे समुद्र की लहरों की तरह इस तरफ के बंगाल में आते रहे। कुलभूषण कब आया? वह आजादी के पार्टीशन के 17 साल बाद। हुआ यह कि कश्मीर के हजरत बल में मोहम्मद साहब का बाल चोरी हुआ और 2000 मील दूर ईस्ट पाकिस्तान में हुए दंगों ने इस बात पर उसे मजबूर किया कि वह अपनी मां को लेकर अब अंततः कलकत्ता चला जाए। पिताजी फिर भी जमीन जायदाद के मोह में वहीं पड़े रहे और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में यानी कि 1971 में सिर्फ एक लुंगी पहने हुए वे पैदल चलकर इस तरफ के बंगाल में आए। कुलभूषण जब अंतिम बार कुष्टिया से कलकत्ता लौटकर आया तो उसने पाया कि वह तो अपने घर के अंदर भी एक रिफ्यूजी है। बड़े भाइयों के घर में कलकत्ता के ढाका पट्टी इलाके में माँ के साथ एक छोटे से कमरे में सोते हुए उसे माँ के खर्राटों के कारण नींद नहीं आती और जब वह कमरे से लगे छोटे से बरामदे में सोता है तो अपने लंबे पांव सिकोड़ कर सोता है। फिर मंझले भाई ने जब उसके ऊपर अपनी पत्नी की सोने की चेन चुराने का आरोप लगाकर उसे मारा, तब उसके सामने और कोई चारा नहीं था कि अब वह सचमुच में एक रिफ्यूजी बनकर उस घर से निकल पड़े। यहाँ से कुलभूषण की जो यात्रा शुरू होती है, अब वह एक आम रिफ्यूजी की यात्रा है, जिसमें उसके लिए उसका नाम यानी कि कुलभूषण जैन होना एक आफत है। इसलिए वह अपने नाम की जगह कुष्टिया के एक अपने पड़ोसी गोपाल चंद्र दास का नाम अपना लेता है और 1964 में ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले रिफ्यूजियों की तरह दंडकारण्य चला जाता है। अब यह दंडकारण्य कहाँ है? शायद आपके ख्याल में आए कि राम सीता वनवास के लिए दंडकारण्य गए थे। बहरहाल दंडकारण्य प्रोजेक्ट भारत सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल इलाके थे, जो आदिवासी इलाके थे, बस्तियां थी, वहां पर बंगाली रिफ्यूजियों को बसाए जाने की यह एक बड़ी योजना थी। अब कुछ बातें जो हम किताब से बाहर निकलकर कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो किताब लिखते हुए रिसर्च के दौरान और बहुत सारे लोगों से मिलने के दौरान मुझे पता चली कि पश्चिम भारत से पश्चिमी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों और बंगाल के रिफ्यूजियों को मिलने वाली जो सरकारी मदद थी, उसके आंकड़ों की अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि बंगाली रिफ्यूजियों को बसाने में मिली सरकारी मदद बहुत मामूली थी। सरदार पटेल ने उस समय भी कहा कि बंगाली लोग सिर्फ रोना जानते हैं, यानी वो अपने पुरुषार्थ से फिर से एक नया जीवन गढ़ना नहीं जानते। लेकिन हुआ दरअसल यह था कि शुरू में बंगाल
में आज़ादी के बाद जो रिफ्यूजी आए और उनके लिए बहुत सारे कैंप खोले गए थे, सरकार ने जब दंडकारण्य प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन सारे कैंपों के ट्यूबवेल तक बंद कर दिए और हर सप्ताह दिया जाने वाला जो डोल में जो राशन दिया जाता था, जिससे उनका खाना पीना चलता था, वह सब बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये रिफ्यूजी मजबूर होकर दंडकारण्य चले जाएं। अब यह दंडकारण्य क्या था? एक जंगल जिसमें बाघ चीते थे, जहाँ कोई कुछ भी बसावट नहीं थी, जहाँ पानी नहीं था। यानी 700 नदियों का देश है, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, या उस समय का पूर्व पाकिस्तान। वहां उस पानी के देश से निकलकर एक लाल मिट्टी के बिल्कुल सूखे इलाके में वे रिफ्यूजी जाना नहीं चाहते थे। वे कलकत्ते की सड़कों पर जुलूस निकालकर नारे लगाते रहे कि हम बंगाल से बाहर नहीं जाएंगे। किंतु अब कुलभूषण कलकत्ता से रायपुर के माना कैंप में रिफ्यूजी ट्रेन में बैठकर एक रिफ्यूजी की तरह ही यात्रा करता है। माना रिफ्यूजी कैंप पहुंचने के बाद वह वहां से ट्रकों में भरकर जो लोग दंडकारण्य के घने जंगलों में ले जाए जा रहे थे, वहां वह उनके साथ यात्रा करता है। और उसकी इस यात्रा में आप उस रिफ्यूजी के मन की, उसके जीवन एक अनजान जगह में जाने के प्रति उसका जो भय है, उसकी जो ऊहापोह है, उसकी जो आशंका है, उस यात्रा से आप परिचित होंगे। ट्रक में उसे तरह तरह के लोग मिलते हैं। एक कुंती बूढ़ी है जो 14 साल पहले इसी तरह बंगाल के कैंप से भरकर रायपुर के माना कैंप में लाई गई, और वह कहती है कि तुम्हें पता है कुलभूषण, मेरी बहू ने वहीं ट्रक रुकवा करके मेरे पोते को जन्म दिया। देखो, वह 14 साल का जो लड़का वहाँ खड़ा हुआ है ना ट्रक के उस कोने में, वह यहीं पैदा हुआ था। अब हमें नई जमीन मिलेगी और हम अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करेंगे। आप कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए किताब के कवर को अगर देखेंगे तो आपको वह ट्रक नजर आ जाएगी। लोग, स्त्रियां, बच्चे पोटलियों में, छोटे छोटे बक्सों में अपने घर का जो माल असबाब, जो भी सामान भर सके हैं, जो ला सके हैं, वो सब लिए हुए उस ट्रक पर चढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुलभूषण की कथा, जो जितनी कथा मैं आपको अभी सुना सकी, कथाएं तो उपन्यास में बहुत सारी हैं। श्यामा धोबी की कथा है। श्यामा धोबी की लड़की किस तरह 1971 में श्यामा धोबी और उसकी पत्नी के मर जाने के बाद कुलभूषण तक पहुंचती है, और कुलभूषण किस तरह उस लड़की को मालविका नाम देकर अपना नाम, कहानियां आपको उपन्यास पढ़ने के दौरान में आप तक पहुंचेंगी। किंतु मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कुलभूषण की कथा आपके दिमाग में बहुत सारे दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल उठाएगी। एक तो यह कि यह जो व्यापक राजनीतिक ताकत का जो खेल है, जिसके कारण वे सारी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं, कि जिसमें एक आम आदमी उनके शिकंजे में फंसकर अपने जाने पहचाने संसार से बिल्कुल बेदखल हो जाता है। उसका संसार, कहीं उसकी एक नदी थी, कहीं उसका अपना एक पेड़ था, उसके घर का एक कोना था जहां बैठकर उसे सुकून मिलता था। यह सब उससे अचानक छिन जाता है और उसका जीवन एक ऐसा उजाड़, एक ऐसा रेगिस्तान हो जाता है जिसमें वह हरियाली कभी नहीं लौटती जो उसकी स्मृतियों में बसी रहती। रिफ्यूजियों से बात करते समय मुझे लगा कि 50 साल बाद भी इनके लिए पृथ्वी वर्तमान से भविष्य की ओर नहीं जाती, बल्कि वर्तमान से भूतकाल की तरह जैसे उल्टी घूमती है। ये लोग स्मृतियों के सिर्फ तोते बनकर रह जाते हैं और हर समय उसी गुजरे हुए समय की, उस कोने की, उस नदी की और उस पेड़ की बातें करते रह जाते हैं। इस बेदखली का, इस विस्थापित होने का जो दर्द है, वह एक ऐसी पीड़ा है जिसका कभी कोई अंत शायद मृत्यु तक ही हो पाता है। इसके अलावा जो एक बात मुझे लगती है मुझे कहनी चाहिए, कि यदि कुलभूषण आपके मन में अगर यह सवाल उठा सके कि इस राजनीतिक विस्थापन के परे और कितनी बेदखलियां हैं जो हम अपने जीवन में चारों तरफ देखते रहते हैं। किसी का रंग काला है, उसका बेदखल होना, जाति का अंतर है, उस व्यक्ति का बेदखल होना,
धर्म, समाज, भाषा, तमाम बातें, ये तमाम बेदखलियां हमारे चारों तरफ आसपास चलती रहती हैं और हम उनसे लगभग बेखबर अपना जीवन जीते रहते हैं। कुलभूषण श्यामा धोबी का मित्र है। यह मित्रता उसे जाति के परे ले जाती है, यहीं उसे सबसे अधिक सुकून मिलता है। उसे भूलने का बटन मिलता है, यानी कि एक बेदखल व्यक्ति उस भूलने के बटन को लेकर जीता है और दूसरे बेदखल व्यक्ति को वह बटन देता है। कलकत्ते के नॉर्थ कलकत्ते में तेलीपाड़ा में छोटे से बंद घर में गोपाल चंद्र दास बनकर जीवन बिताता हुआ कुलभूषण एक और बेदखली के डर से अपना नाम बदलकर जी रहा है। क्या आप कोई ऐसी दुनिया हो सकती है जहां कोई व्यक्ति किसी कारण से कभी बेदखल न हो, जहां उसे अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम, जाति, कुल, गोत्र न छोड़ना पड़े? और इसीलिए कुलभूषण अपनी कथा कहते हुए बंगाल के 50 साल बांग्लादेश बनने के इन 50 सालों में उस पार से आए विस्थापितों की कथा लिखते हुए पत्रकार से कहता है, और बल्कि 75 साल पहले हुए पार्टीशन के विस्थापितों की कथा कहता है और उससे बार बार कहता है कि मेरा नाम आप गोपाल चंद्र दास नहीं, मेरा नाम आप कुलभूषण जैन ही दर्ज कीजिए। यानी कि आदमी अपनी अस्मिता को, अपने होने को किस तरह पकड़ कर रखना चाहता है, तो हम एक ऐसे संसार का निर्माण करें जहाँ कभी किसी को इस तरह बेदखल न होना पड़े। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से वैली ऑफ वर्ड्स का, बहुत आभार कि उन्होंने इस किताब को दर्ज किया और मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी रचना प्रक्रिया, कहानी के कुछ हिस्से और कुछ सवाल आपके सामने रख सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।